हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर की, जिसका नेम है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। देखो, एग्रीगेट डिमांड में वर्ड आ रहा है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है टोटल, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल डिमांड। मतलब हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विस की जो टोटल डिमांड हुई है, वो टोटल डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड है। देखो, जब हम डिमांड करते हैं तो हम एक्सपेंस करते हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, जो हमने किया है गुड सर्विसेज पे इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब हमने एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल जो एक्सपेंडिचर किया है गुड सर्विस के परचेज पे, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स की। देखो, एग्रीगेट डिमांड या बोले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ड्यूरेबल गुड पर, सेमी ड्यूरेबल गुड पर, सर्विसेज पे जो सारा एक्सपेंडिचर किया। देन आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है, उसने जो कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन पे खर्चा किया, इन्वेंट्रीज के स्टॉक पर खर्चा किया, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। देन गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने जो हमारी सोशल नीड्स पर, सोशल वेलफेयर पर जो सारा एक्सपेंडिचर किया। लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब कि फॉरेनर्स ने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे गुड्स पर जो खर्चा किया। सो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बना C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, इसमें ओनली टू सेक्टर इकनॉमी है। तो टू सेक्टर इकनॉमी के अकॉर्डिंग हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनता है C+I। मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड। इसमें पहला पॉइंट आता है कि एग्रीगेट डिमांड में हम ओनली कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड को कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में टू सेक्टर इकनॉमी है, तो टू सेक्टर इकनॉमी के अकॉर्डिंग हम ओनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, तो देखो, जब हमारी इनकम जीरो होती है, तो इनकम जीरो होने पर भी हमारा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है, जिसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजप्शन। नॉर्मली इनकम बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ता है, इनकम घटने पर कंजप्शन घटता है। लेकिन अगर इनकम जीरो हो जाएगी तो हमारा कंजप्शन जीरो नहीं होगा, कंजप्शन हमेशा रहेगा, है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगा कुछ। फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हम जो इसका कर्व लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम कंजप्शन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को जोड़ते हैं, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बनता है। और एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हमारा पॉजिटिव स्लोप का होता है, जो शो करता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। लेकिन यहाँ पर देखो, इनकम जीरो होगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। ओके, इसलिए एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर के पॉइंट से, है ना। तो जो शो कर रहा है ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के सम को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नेम है एग्रीगेट सप्लाई। देखो, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हमारी इकोनॉमी में एक पीरियड ऑफ टाइम में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है गुड सर्विस का, उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम को शो करता है। जितने की हम सप्लाई करेंगे उतने की हमारी इनकम होगी। मतलब एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। जो हम इनकम अर्न करते हैं वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं, एक पार्ट हम सेव कर लेते हैं। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बनता है C+S। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। देखो, इकोनॉमिक्स में फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। कंजप्शन का रिलेशन किससे है? इनकम से। सो द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन ये शो करता है कि हम कितनी इनकम पर कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। देखो, कंजप्शन में एक होता है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसे जो मैंने इक्वेशन लिखा है C=A+BY, इसमें जो A है वो ऑटोनोमस कंजप्शन को शो कर रहा है। ये वो कंजप्शन का लेवल है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। इनकम ज़्यादा हो, कम हो या ना हो, ये कंजप्शन होगा ही होगा। और दूसरा हमारा कंजप्शन का लेवल वो होता है जो इनकम पर डिपेंड करता है। ज़्यादा इनकम पर ज़्यादा कंजप्शन, कम इनकम पर कम कंजप्शन।
तो जो सी होता है वो ए प्लस बी वाई होता है। तो मतलब कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है जो इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है, जो होगा ही होगा, और उसके बाद हमारा एक कंजप्शन का लेवल वो है जो इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है। देखो, कंजप्शन में एक होता है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसे जो मैंने इक्वेशन लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसमें जो ए है वो ऑटोनोमस कंजप्शन को शो कर रहा है। ये वो कंजप्शन का लेवल है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। इनकम ज़्यादा हो, कम हो या ना हो, ये कंजप्शन होगा ही होगा। और दूसरा हमारा कंजप्शन का लेवल वो होता है जो इनकम पर डिपेंड करता है। ज़्यादा इनकम पर ज़्यादा कंजप्शन, कम इनकम पर कम कंजप्शन। तो जो सी होता है वो ए प्लस बी वाई होता है। तो मतलब कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है जो इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है, जो होगा ही होगा, और उसके बाद हमारा एक कंजप्शन का लेवल वो है जो इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर हम कंजप्शन कर्व की बात करें तो देखो, कंजप्शन कर्व जो होता है वो स्टार्ट होता है वाई एक्सिस पे एक पॉइंट से, जो कि ऑटोनोमस कंजप्शन को शो करता है। ये शो करता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी एक मिनिमम कंजप्शन होगा। उसके बाद हमारा कंजप्शन कर्व पॉजिटिव स्लोप का होता है, जो कि शो करता है इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगी उससे कम रेट से कंजप्शन बढ़ेगा। देखो, जब हमारा कंजप्शन ज़्यादा होता है इनकम से तो हमारी सेविंग नेगेटिव होती है, मतलब हम डिस सेविंग कर रहे होते हैं। जब हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर होता है तो सेविंग जीरो होती है, ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होता है। और नॉर्मली मैंने बताया आपको कि इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन जो इनकम बढ़ेगी उससे कम रेट से कंजप्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ पार्ट सेव भी कर रहे होंगे। जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगा और कंजप्शन भी बढ़ेगा, है ना? ऐसा होगा। और अब हम बात कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक टेबल होता है जो शो करता है कि हम कितनी इनकम पर कितना कंजप्शन करेंगे। ये टू टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम, है ना? औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये क्या होता है? ये कंजप्शन और इनकम का रेशियो होता है। ये शो करता है कि हम कितनी इनकम पर कितना कंजप्शन करेंगे। लेट करो, जैसे मानो कि आपके पास 100 रुपये की इनकम है और आपने कंजप्शन किया है 80 रुपये का, तो 80/100 मतलब हमारा एपीसी आ गया 0.80, या इसको 80% भी कह सकते हैं हम। ये क्या शो कर रहा है कि हम जितने रुपये कमाएंगे उसका 80% पार्ट हम कंजप्शन पे स्पेंड करेंगे। अब देखो, जो हमारा एपीसी है, एपीसी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एपीसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। एपीसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होगा? एपीसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा तब होगा जब हम कंजप्शन ज़्यादा कर रहे होंगे, इनकम कम अर्न कर रहे होंगे। मतलब कि हमने कमाए 100 रुपये और खर्च किए 110 रुपये, तो हमारा एपीसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। एपीसी का वैल्यू 1 भी हो सकता है जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पर हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। 100 रुपये अर्न करे, 100 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारा एपीसी 1 होगा। एपीसी का वैल्यू 1 < 1 भी होता है जब हमारा इनकम ज़्यादा होता है और कंजप्शन हम कम कर रहे होते हैं। 100 रुपये हमने अर्न किए और 80 रुपये हमने कंज्यूम किए, तो हमारा एपीसी का वैल्यू 1 से कम आएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी का वैल्यू कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेविंग करने लग जाएंगे। एपीसी कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं जीरो होता? क्योंकि हमारा कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए हमारा जो एपीसी है वो भी जीरो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब हम बात करेंगे एमपीसी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। जैसे मानो हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, और जो हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए उससे हमने मानो 60 रुपये का एक्स्ट्रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया। तो 60/100 इज़ 0.60, या बोले 60%, कि हम जितने पैसे एक्स्ट्रा कमाते हैं उसका 60% हम एक्स्ट्रा कंजप्शन कर लेते हैं। तो ये एमपीसी है। तो एमपीसी क्या है? ये रेशो है चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम का। ये शो करता है कि जो हम एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे उससे हम कितना एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे। ठीक है। जो एमपीसी का वैल्यू होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जितना हमने एक्स्ट्रा कमाया अगर हम वो सारा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेंगे तो एमपीसी का वैल्यू 1 होगा, और जितना सारा कमाया वो सारा हमने एक्स्ट्रा सेव कर लिया तो एमपीसी का वैल्यू 0 होगा। जो रिच होते हैं उनका एमपीसी कम होता है, और जो पुअर होते हैं उनका एमपीसी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वो एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं, जो रिच होते हैं वो जितने एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं वो सारे सेव करते हैं, या ज़्यादा सेव करते हैं, तो उनका एमपीसी का वैल्यू कम हो गया। और जो पुअर होते हैं पीपल, जो वो एक्स्ट्रा पैसा अर्न करते हैं, वो
मैक्सिमम खर्च कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका एमपीसी का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ज़्यादा इनकम पर ज़्यादा इनकम होती है, इनकम के बढ़ने पर हमारा एमपीसी घटने लग जाता है, ठीक है। अगर हमारा एमपीसी कांस्टेंट है तो हमारा कंजप्शन कर्व लीनियर होता है, और अगर हमारा एमपीसी डिक्लाइनिंग है तो हमारा कंजप्शन कर्व नॉन लीनियर होता है, ओके। तो जो एमपीसी होता है ये बेसिकली कंजप्शन कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करता है। अगर हम एपीसी और एमपीसी में डिफरेंस देखें तो देखो डिफरेंस ये है कि जो एपीसी है वो कंजप्शन और इनकम का रेशो है, जबकि एमपीसी चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम का रेशो है। मतलब एपीसी शो करता है कि हम जो पैसे कमाएंगे उससे कितना कितना खर्चा करेंगे, कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, और एमपीसी शो करता है कि जो हम एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे उससे कितना एक्स्ट्रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। जब इनकम बढ़ेगी तो एपीसी भी घटेगा और एमपीसी भी घटेगा, लेकिन जो एमपीसी होता है वो एपीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से घटता है, ठीक है। जो एपीसी है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो एमपीसी है वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेविंग। देखो सेविंग क्या है, इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम नहीं किया, स्पेंड नहीं किया कहीं पर, वो हमारा सेविंग है। इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकम बढ़ने पर सेविंग बढ़ती है, इनकम घटने पर सेविंग घटती है। लेकिन इनकम जिस रेट से बढ़ती है, सेविंग हमेशा उससे कम रेट से घट बढ़ती है, क्योंकि हम उसका कुछ पार्ट सेव भी करते हैं। जब हमारा कंजप्शन ज़्यादा होता है इनकम से तो सेविंग नेगेटिव होती है। जब कंजप्शन कम होता है इनकम से, मतलब इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है, तो सेविंग पॉजिटिव होती है। और जब हमारी इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाते हैं तो सेविंग हमारी जीरो होती है। अब हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की। देखो सेविंग फंक्शन क्या है, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन, ठीक है। रिलेशन हमने देख लिया है पीछे, किनका रिलेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो सेविंग घटेगी। इनकम और कंजप्शन बराबर होंगे तो सेविंग जीरो होगी, और अगर हमारा जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है इनकम से तो सेविंग नेगेटिव होगी, और अगर इनकम ज़्यादा है कंजप्शन सेविंग पॉजिटिव होगी। अब हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव की। देखो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ अ टेबल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि कितने इनकम पे हम कितना सेव करेंगे ये शो करता है प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत औसत बचत प्रवृत्ति। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ये रेशियो होता है सेविंग टू इनकम का। ये शो करता है कि जो हम पैसा कमाएंगे उससे कितना हम सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपी अर्न करे और आपने सेव करे 40 रुपी, तो आपका एपीएस का वैल्यू आ गया 40/100.40, या बोले 40%। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप जितने पैसे कमाएंगे उसका 40% आप सेव कर लोगे। देखो जो हमारा एपीएस होता है, एपीएस का वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, या एक भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितना कमाएंगे उतना सेव नहीं कर सकते, ना उससे ज़्यादा सेव कर सकते हैं। एपीएस का वैल्यू जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब जितना पैसा कमाया सारा कंज्यूम कर लिया, सेविंग जीरो है तो एपीएस का वैल्यू भी जीरो होगा। एपीएस नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब हम जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमारी सेविंग नेगेटिव में है, डिस सेविंग है, तो हमारा एपीएस नेगेटिव होगा। और नॉर्मली इनकम बढ़ेगी तो हमारा जो सेविंग है वो बढ़ेगा, है ना, एपीएस का वैल्यू बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे एमपीएस की। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है, ये रेशो है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम का। जैसे मानो कि आपने 100 रुपी एक्स्ट्रा कमाए और आपने उससे 50 रुपी का एक्स्ट्रा सेविंग करा, तो 50/100.50, या बोले 50% आपका एमपीएस आ गया। ये शो करता है कि जो आप एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे उससे कितना आप एक्स्ट्रा सेव करोगे, ठीक है। तो जो एमपीएस होता है ये चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशो होता है। एमपीएस का वैल्यू भी एमपीसी के जैसे 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जितना हमने एक्स्ट्रा पैसा कमाया अगर हम वो सारा एक्स्ट्रा सेव कर लेंगे तो एमपीएस का वैल्यू 1 होगा, और जितना हमने एक्स्ट्रा पैसा कमाया वो सारा हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेंगे, एक्स्ट्रा सेविंग नहीं करेंगे, तो एमपीएस का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हमने सारा एक्सपेंडिचर किया है ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमारे असेट्स भी आते हैं और चेंज स्टॉक भी आता है। इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है प्रेरित निवेश, मतलब ये वो निवेश है, वो इन्वेस्टमेंट है जो हम प्रॉफिट की भावना से कर रहे हैं।
जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से, वो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर हमें लग रहा है कि किसी चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कम प्रॉफिट लग रहा है तो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ही करता है। फिर एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट करती है। अब हम बात कर रहे हैं डेटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। देखो, इन्वेस्टमेंट के दो डेटर्मिनेंट हैं। इसमें पहला आता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो हम दो रेट्स को कंसीडर करके चलते हैं। एक रेट वो होता है जिस जिस रेट पर हमने मार्केट से मनी बोरो करी, है ना। जैसे मानो कि हमने मार्केट से 10% के अकॉर्डिंग बोरोइंग करा, तो वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो हमने बोरो करा पैसा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसको हमने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करके हमने उससे पैसा कमाया। जो पैसा कमाया उसको हमने परसेंटेज में देखा कि हमारा जो इनकम का रेट है, मानो वो हुआ 15%, है ना, 20% या 25%। तो जो ये 15%, 25%, 20% रेट है, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मानो हमारा जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट है वो है 20%, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पे किया है बोरोइंग पर वो है 10%। अगर ज़्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर उल्टा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम कम इन्वेस्ट करेंगे। देखो, जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है एक्स एंटे सेविंग, और एक होता है एक्स पोस्ट सेविंग। देखो, एक्स एंटे सेविंग हमारा प्लान्ड सेविंग है जो हम करना चाह रहे थे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर, और एक्स पोस्ट सेविंग क्या है, ये एक्चुअल सेविंग है जो हमने फाइनेंशियल ईयर में की। वैसे ही एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का जो हम करना चाहते थे, जो हमारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट था, वो था एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट हमारा प्लान इन्वेस्टमेंट है जो हम करना चाहते थे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है जो हमने किया है इकोनॉमी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। चैप्टर को प्रिपेयर करना है अच्छे से, बुक से इसके होड़ जरूर रिवाइज करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने हैं। न्यूमेरिकल्स की मैं एक जल्दी एक अलग वीडियो शेयर करूंगा आपसे, जिसमें बजट के, इस चैप्टर के, नेशनल इनकम के, सबके मैं न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।